हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एलवीआर। स्टडी एलवीआर की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज का पार्ट 18 है उसको डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके का जो पार्ट 18 है हम इस पार्ट 18 में हम जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे वो रहेगा हिमाचल प्रदेश जेवीटी कमीशन जो फर्स्ट टाइम हुआ था 12 मई 2020 को। तो HPSSV के द्वारा ये लिया गया था, हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो कुल 170 क्वेश्चन थे, उसमें से 25 क्वेश्चन जो थे वो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड थे, तो उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर चोटी, वो किस जिले के अंतर्गत आती है या आता है? लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर या शिमला। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है शिला जो चोटी है वो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है। 7026 मीटर का इसका अल्टीट्यूड है और ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और उसका नाम है शिला। हाइट है 7026 मीटर। ये रही उसकी इमेज। ये जो आपको चोटी दिख रही है बर्फ से ढकी हुई है, ये जो चोटी है वो है शिला पीक इन किन्नौर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट, है ना। तो मैक्सिमम टाइम इसका अल्टीट्यूड पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। देखो हिमाचल प्रदेश की जो 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं, सर्वाधिक जो 3 ऊंची चोटियां हैं वो किन्नौर में ही हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो हमने डिस्कस कर ली शिला 7026 मीटर। एक है लियो पार्जिल, जिसको कई बार लियो फर्ग्यूल के नाम से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो लियो पार्जिल, और कई बुक्स में आपको लियो फर्ग्यूल जो है वो इसका नाम देखने को मिलेगा। इसका अल्टीट्यूड है 6791 मीटर। ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी है शिपकी 6608 मीटर। तो ये तीनों चोटियां जो है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला में लाई करती है। जो जास्कर माउंटेन रेंज है उसके अंतर्गत ये लाई करती हैं, जो कि उच्च पर्वत श्रेणी का भाग है। ठीक है, और ये जास्कर पर्वत श्रेणी जो है या श्रृंखला जो है, यही स्पीति घाटी या किन्नौर कह लीजिए आप, या HP कह लीजिए, ये इन तीनों को तिब्बत से अलग करने का काम करती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इनफैक्ट मैं कहूँ कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है उसका नाम है परांगला 5548 मीटर का इसका जो अल्टीट्यूड है वो भी आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जो 3 ऊंची चोटियां हैं वो किन्नौर में है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो सर्वाधिक ऊंचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश का परांगला, वो भी आपको जो है वो जास्कर रेंज में ही देखने को मिलेगा। और देखो शिपकी वो जगह है जहां से सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है या किन्नौर में एंटर करती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको याद रखेंगे। काफी बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में मूव करने से पहले कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो चोटियों से संबंधित हैं पूछे जा चुके हैं, इनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये नाम पूछा था शिला। अल्टीट्यूड 7026 मीटर और किस जिले में लोकेटेड है? किन्नौर। देखो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था लियो फर्ग्यूल जो चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जास्कर। लियो फर्ग्यूल चोटी जो है वो आपको जास्कर पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलेगी और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ठीक है, चोलांग चोटी के बारे में काफी ज्यादा बार क्वेश्चन आते हैं। 3270 मीटर की इसका अल्टीट्यूड है। ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? देखो चोलांग चोटी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और कांगड़ा में आपको देखने को मिलेगी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, जिसको कि प्राचीन काल में कहा जाता था मौलाक पर्वत। धौलाधार में 2 मात्राएं ओ की, तो मौलाक में भी 2 मात्राएं। ठीक है, तो चोलांग पर्वत चोटी जो वो किस रेंज में पड़ी? धौलाधार।
धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत पड़ती है जोलांग, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है? तो अभी डिस्कस किया जास्कर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इनकी जो डिस्कशन है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन सी पर्वत श्रृंखला एचपी को तिब्बत से अलग करती है? देखो एक बार तो पूछा किन्नौर और स्पीति को तिब्बत से अलग करती है, तो वो भी जास्कर पर्वत श्रृंखला है। एचपी को तिब्बत से अलग कर, इनफैक्ट किन्नौर और स्पीति तो एचपी का ही पार्ट है, तो एचपी को तिब्बत से भी तो कौन अलग करेगी? जास्कर रेंज ही, जास्कर। मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था इंद्रहार दर्रा। ये प्रीवियस पार्ट में कम से कम 4 बार डिस्कस हो चुका है। जिसने मेरे प्रीवियस पार्ट देखे होंगे उसको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंद्रहार दर्रा ये हिमाचल प्रदेश की किस पर्वतमाला में है? किस जो पर्वत श्रृंखला है उसमें लाई करता है? देखो इंद्रहार दर्रा ये पड़ता है कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। दर्रा क्या होता है? पहाड़ी रास्तों को कहा जाता है दर्रा, ठीक है। तो इंद्रहार दर्रा है कांगड़ा में, और ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है? कांगड़ा और भरमौर। अगर आपने कांगड़ा से भरमौर के लिए जाना है, जिस पहाड़ी रास्ते से होकर आप जाएंगे उसका एक नाम है, उसमें से एक रास्ता है इंद्रहार दर्रा। तो अगर इंद्रहार दर्रा कांगड़ा में पड़ता है तो कांगड़ा तो मेनली धौलाधार पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करके बताया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? सी, ऑप्शन सी। तो काफी अच्छा खासा लेवल होता है कमीशन के एग्जामों का। तो देखो धौलाधार पर्वत श्रृंखला को मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो रिमेंबर दिस थिंग, है ना। देखो कांगड़ा में आपको मेनली 7 दर्रे देखने को मिलेंगे, 7, है ना। तो देखो एक तो है भीम घसूतड़ी दर्रा, भीम घसूतड़ी दर्रा, ये आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगा। और देखो जिला कांगड़ा में आपको ये देखने को मिलेगा, और ये कनेक्ट करता है कांगड़ा को चंबा के साथ, है ना। अब जिला कांगड़ा के अंदर हम इसको क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसका इस जो पहाड़ी रास्ते का मैक्सिमम एरिया जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है, इसलिए हम इसको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कंसीडर करते हैं। और ये कनेक्ट किसके साथ करता है वो अलग बात है, कांगड़ा को चंबा के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इंद्रहार दर्रा, निकोड़ा दर्रा और जालसू दर्रा, ये जो 3 दर्रे हैं, ये अगर आप कांगड़ा से होकर भरमौर जाना चाहें, लोकेटेड ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, इनका जो मैक्सिमम एरिया वो कांगड़ा में है। अगर पूछा किस जिले में, तो कांगड़ा में। लेकिन अगर किन को कनेक्ट करते हैं तो कांगड़ा को भरमौर के साथ जोड़ने का काम करते हैं ये 3 दर्रे। तो आप कांगड़ा से होकर भरमौर जाना चाहें तो 3 पहाड़ी रास्ते हैं, एक का नाम है इंद्रहार, एक का नाम है निकोड़ा और एक का नाम है जालसू। तो ये 3 पहाड़ी रास्ते हैं, है ना। और 2 और हैं, देखो 4 हो चुके हैं, 3 और बचे हैं। एक है तामसर दर्रा, जिसको समटाइम तामशार बोलते हैं, और कई जगह आपको तमसर देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। एक है मकोड़ी जोत, जोत का मतलब भी दर्रा ही होता है, तो मकोड़ी जोत ये आपको कांगड़ा में ही देखने को मिलेंगे। ये किसी के साथ, कांगड़ा के जो पहाड़ी क्षेत्र उन्हीं को आपस में कनेक्ट करेंगे, ये बाहर किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन तामसर वाला काफी इंपॉर्टेंट है। जो तामसर वाला दर्रा है ये बड़ा बंगाल वाला जो एरिया है उसको साथ जो कांगड़ा का जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको जोड़ता है, या कांगड़ा का जो रिमेनिंग पार्ट है वो बड़ा बंगाल के साथ अगर जोड़ना चाहे तो जुड़ता है वो तामसर पहाड़ी जो रास्ता है उसके जरिए, ठीक है। और ये हो गए 6, और 7th है बारू दर्रा। बारू ये मेन है, बारू दर्रा काफी बार क्वेश्चन आता है इससे। तो बारू दर्रा जो है वो आपको धर्मशाला से जो चंबा जाने का रास्ता है उसको कहते हैं पहाड़ी रास्ता, उसका नाम है बारू, बारू, ठीक है। तो कौन कौन से दर्रे हुए? देखो एक भीम घसूतड़ी दर्रा जो कांगड़ा को चंबा के साथ कनेक्ट करेगा, एक बारू दर्रा जो धर्मशाला को चंबा के साथ कनेक्ट करेगा, तामसर और निकोड़ी जो है वो कांगड़ा में ही लोकेटेड है, और इंद्रहार, निकोड़ा और जालसू ये भरमौर के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं वाया कांगड़ा तो ये 3 पहाड़ी रास्ते हैं। तो कुल मिलाकर आप 7 हमारे पास कांगड़ा में दर्रे हैं, तो इनको याद रखेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है, तो मैंने आपको अभी बताया कांगड़ा भरमौर सीमा पर आपको 3 दर्रे देखने को मिलेंगे, एक है इंद्रहार, एक है निकोड़ा
और एक है जालसू। तो ऑप्शन में इनमें से कोई एक रहा होगा तो वो आपने करेक्ट चूज करना था, लेकिन मैंने आपको यहां पर तीनों डिस्क्राइब कर दिए। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि तामसार दर्रा, मैंने आपको कहा था ये देखो नाम चेंज हो गया, तामसार लिख दिया इसने, तामसर तामसार एक ही बात है। 4572 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये किस जिले में पड़ता है? कांगड़ा में। और बड़ा बंगाल के साथ ये कांगड़ा को कनेक्ट करता है। बड़ा बंगाल कांगड़ा का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सा अलग है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसके साथ जो रिमेनिंग कांगड़ा बचा उसको कनेक्ट करने का ये काम करता है तामसार दर्रा। देखो क्वेश्चन थर्ड पूछा गया है, बड़ा बंगाल और कांगड़ा जिला के अन्य भागों के बीच डैश पास स्थित है। कौन पास मीन दर्रा। तो देखो मैंने आपको अभी बताया बड़ा बंगाल और कांगड़ा जिला के बीच में आपको तामसर दर्रा देखने को मिलेगा, तामसर, ठीक है। कांगड़ा बड़ा बंगाल के बीच में कौन सा दर्रा है? तो तामसर। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है वो, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। और बारू दर्रा स्थित है धर्मशाला और चंबा के बीच में, ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, तो रिमेंबर रखेंगे इनको। मूव करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा था कांगड़ा का प्राचीन कालीन नाम था, क्या नाम था? कोयल्टा, ओडुम्ब, त्रिगृत या नन ऑफ दीज। तो देखो कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत रही है, सबसे पुरानी रियासत है, सबसे पुरानी, ठीक है। और सबसे पुरानी है तो मैं इसको पहली कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो सबसे पुरानी है वो सबसे पहले आई है, ठीक है। तो और इस पहाड़ी रियासत के जो संस्थापक थे वो थे, संस्थापक कह लीजिए या प्रथम शासक कह लीजिए, वो थे कटोच वंश के राजा सुशर्मचंद्रा। ये बेसिकली इनका जो वंश था वो मुल्तान से संबंधित थे ये। तो जो मुल्तान एक रियासत थी उसके 234वें नंबर के राजा हुए हैं सुशर्मचंद्रा। इन्होंने नींव रखी थी कांगड़ा रियासत की, ठीक है। कब? 13वीं सदी में। देखो सदी और शताब्दी में फर्क है। सदी मीन ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले इसकी नींव रखी जा चुकी थी, यानी कि 1400 बीसी, ठीक है। और ये कटोच वंश के जो थे वो संस्थापक थे या कटोच वंश से ये संबंध रखते थे, लेकिन तब इसको कांगड़ा रियासत के नाम से नहीं जाना जाता था, तब इसका नाम था त्रिगृत, ठीक है। त्रिगृत नाम से इन्होंने ये रियासत जो थी वो स्थापित की थी। तो ऑप्शन सी। तो कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? त्रिगृत, ऑप्शन सी, ठीक है। तो जब इन्होंने ये जो रियासत थी पहाड़ी रियासत इसको स्थापित किया तो इसकी राजधानी का जो नाम था या इसकी राजधानी जो इन्होंने इसको बनाया वो बनाया जो कांगड़ा किला वाला एरिया था, जो कांगड़ा किला वाला एरिया था उस जगह को उन्होंने इस रियासत की राजधानी बनाया और इसका नाम था उस समय नगरकोट, ठीक है। तो कांगड़ा किला वाला जो एरिया था उसको प्राचीन काल में कहा जाता था नगरकोट, और जो कांगड़ा रियासत थी इसका प्राचीन नाम था त्रिगृत। तो इनको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। नगरकोट को, जो कांगड़ा किला है उसको आप नगरकोट कह लीजिए, भीमकोट भी कहा जाता है, इसको भीमनगर भी कहा जाता है, सुशर्मपुर भी कहा जाता है, तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये सारे इसी जगह के नाम है। वर्तमान में इसको हम कांगड़ा किला कहते हैं, ठीक है। सुशर्मचंद्र ही कटोच वंश या कांगड़ा रियासत के वो राजा थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों का जो साथ था वो दिया था, कौरवों के पक्ष की तरफ से ये लड़े थे। त्रिगृत रियासत जो थी वो दो भागों में, मेनली मुख्य रूप से दो भागों में बंटी थी। एक भाग का नाम था नगरकोट और दूसरे भाग को कहा जाता था जालंधर, ठीक है। और त्रिगृत का मतलब होता, शाब्दिक अर्थ होता है 3 नदियों से घिरा क्षेत्र। 3 नदियां, अब कौन सी थी वो 3 नदियां? एक रावी, एक व्यास और तीसरी है सतलुज। एक बार एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिगृत रियासत जो थी वो किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र थी। तो देखो बीच किन 2 नदियों के बीच में पड़ता था? रावी और सतलुज। ब्यास तो उस रियासत के बीचों बीच बहती थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन था। और बाद में क्या हुआ कि त्रिगृत रियासत में धीरे धीरे, जो काफी बड़ी रियासत थी ये, तो यहां से रियासतें निकलने और रियासतों ने जन्म लिया। जैसे पहली निकली जसवां, उसके बाद निकली गुलेर,
फिर निकली नूरपुर, फिर आगे जाकर जो गुलेर रियासत थी ये इसी से निकली सिवा रियासत। तो कांगड़ा रियासत से कई ज्यादा रियासतें निकली हैं, और इस रियासत का जो त्रिगत रियासत थी उसका अंतिम शासक रहा है ध्रुवदेव चंद्र, और इस रियासत के सबसे महान जो राजा रहे हैं वो रहे हैं महाराजा संसार चंद। ठीक है, ये रहे कांगड़ा फोर्ट की इमेज। इन्होंने ये जो कांगड़ा किला है जिसको हम नगर कोट कहते हैं, कांगड़ा किला ये थी राजधानी इस रियासत की, और ये फोर्ट भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया, सुशर्मा चंद्रा। कांगड़ा फोर्ट को सुशर्मा चंद्रा ने ही बनाया था। ठीक है, कटोच डायनेस्टी थी इनकी, वंश था इनका, और त्रिगत किंगडम का नाम था इनका। और महाभारत जो साहित्य है या ग्रंथ है उसमें भी इसका जिक्र है, और इसको कहा जाता है लार्जेस्ट फोर्ट इन द हिमालयाज है। ये त्रिगत जो फोर्ट है वो लार्जेस्ट फोर्ट इन द हिमालयाज। ठीक है, और काफी ज्यादा चांस है कि इट इज द ओल्डेस्ट फोर्ट इन इंडिया, काफी चांस है इसकी। ठीक है, प्रोबेबली मतलब लगभग हम ये कह सकते हैं कि यस इट इज। ठीक है, मूव करेंगे हम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। कांगड़ा रियासत का कौन सा राजा महाभारत की लड़ाई में कौरवों के पक्ष में लड़ा बताया जाता है? ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं HPPSC के जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया है ये। तो देखो, महाभारत युद्ध में जो कौरवों का साथ दिया था वो थे कांगड़ा के राजा सुशर्मचंद्र। इन्होंने कौरवों के पक्ष से जो मत्स्य देश के राजा थे विराट, उन पर आक्रमण किया था। विराट, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये। नगरकोट किला जिसको हम वर्तमान में कांगड़ा किला, भीमकोट है ना, भीमनगर, या फिर आप कह लीजिए उसको सुशर्मापुर इत्यादि नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक कौन थे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुशर्मा चंद्र। ठीक है, त्रिगत रियासत से और कई रियासतें निकली हैं, मतलब काफी ज्यादा रियासतों ने इस रियासत से जन्म लिया है। तो सबसे पहले निकलने वाली रियासत कौन थी? तो मैंने आपको अभी नाम बताया, जसवा। पूर्वचंद ने 1770 ईस्वी में त्रिगत रियासत से एक रियासत निकाली, उसका नाम था जसवा। इसकी राजधानी रही है राजपुरा, और उमेद सिंह जसवा रियासत के अंतिम शासक रहे हैं। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। काफी बार रियासतों के फाउंडर और अंतिम शासक से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग। मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है टॉन्स नदी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस पार्ट में डिस्कस हो चुका है। तो मैं एक बात अगर यहां से कह दूं कि ये जो एनालिसिस होती हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सभी के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, है ना। वो जो है वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम इन एनालिसिस जो वीडियोस हैं उनमें इनको कवर अप कर लेते हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर, बट फैक्ट इज दैट वहां पर HPGK पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? देखो, टॉन्स नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य नेचुरल बाउंड्री बनाती है, प्राकृतिक सीमा। अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का बॉर्डर जो बनाने वाली नदी है वो है टॉन्स। तो उत्तराखंड के नजदीक तो हमारा एक ही राज्य है, सिर्फ सिरमौर, और सिरमौर में बहती है एकमात्र नदी यमुना। तो टॉन्स किसकी सहायक हुई फिर? ऑप्शन ए यमुना। ठीक है, यमुना। अब यमुना नदी को फिर से एक बार रिपीट करेंगे ताकि हमारी रिवीजन भी हो जाए और हम इसके काफी ज्यादा फैक्ट जो है उनको याद भी रख पाए। तो काफी 2-3 बार तो इसको मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं, एक बार फिर से कर लेंगे। देखो, यमुना नदी काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। प्राचीन या वैदिक काल में इसका नाम था कालिंदी। यमुना नदी को प्राचीन ग्रंथों में कालिंदी नाम से जाना गया है। ठीक है, ये भाग है बेसिकली गंगा जल तंत्र। भारत की नदियां 2 तरीके के जल तंत्र का निर्माण करती है, एक ब्रह्मपुत्र जो इस तरफ जाती है, और एक जो गंगा जल तंत्र वो इस तरफ जाती है। जो गंगा जल तंत्र वाली है वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और जो सिंधु जल तंत्र वाली नदी है वो अरब सागर में गिरेंगी। तो रिमेंबर दिस थिंग ना। तो ये किसका भाग है? गंगा जल तंत्र। काफी यूनिक है क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की 5 मुख्य नदियां हैं उसमें से यमुना ही है जो गंगा जल तंत्र का भाग है। बाकी सारी चारों
जो है वो सिंधु जल तंत्र का भाग है। तो गंगा जल तंत्र का भाग है, इसलिए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश की पूर्वोत्तम नदी है, क्योंकि ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। यूनिक है, मैंने आपको बता दिया क्यों। देखो इसका उद्गम, तो आप जब उत्तराखंड में जाओगे ना, उत्तराखंड एक राज्य है, वहां पर आपको गढ़वाल वाला जो एरिया है, गढ़वाल में जाओ आप, वहां की जो पहाड़ियां उनको कालिंद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, कालिंद पर्वत। वहां पर एक स्थान है यमुनोत्री, वहां से ये नदी ओरिजिनेट होती है। तो कालिंद पर्वत जो बेसिकली गढ़वाल की पहाड़ियों को कहा जाता है, वहां पर एक स्थान है यमुनोत्री, वहां से उद्गम होता है यमुना नदी का। तो यमुना नदी कहां से निकली? यमुनोत्री से, ठीक है। इसकी सहायक नदियों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखो सहायक नदियां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यमुना की, काफी बार क्वेश्चन आते हैं। तो टॉन्स, टॉन्स ये इसके बारे, ये क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाता, और कई बार इसको बाटा कहते हैं, ठीक है। जलाल, पटसारी, असनी, असनी खड्ड, मारकंडा डिस्कस कर चुके हैं, घाघर, पाताल, सरस्वती या सरस्वर खड्ड या सरस्वती खड्ड, और एटसेट्रा, है ना। तो जो शुरू किए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप हाई लेवल के एग्जाम कर रहे हैं, HP AS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन, ये जो आपकी बाकी की और ज्यादा आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी होंगी, क्योंकि उनमें तो ऐसी पूछी जाती हैं जो कि कभी हमने सुनी भी नहीं होती, ठीक है। और डिस्कशन करेंगे। देखो यमुना नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, ये हिमाचल प्रदेश में 2320 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो कवर अप करती है ना, जो कि जो 4 नदियां उनमें सबसे कम है, क्योंकि सर्वाधिक कवर करती है 20,000 वर्ग किलोमीटर, कौन सी? सतलुज। और 2320 वर्ग किलोमीटर कवर करती है यमुना, जो कि सबसे कम है, ठीक है। बात करें इसकी लंबाई की, तो हिमाचल प्रदेश में ये मात्र 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। कुल लंबाई है इसकी 1525 किलोमीटर। 1525 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर का सफर जो है ये हिमाचल प्रदेश में तय करती है, ठीक है। तो इसलिए इस नदी को हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कहा गया है, क्योंकि बाकी जो 4 नदियां बची उनकी लंबाई इससे ज्यादा है। तो सबसे कम सफर तय करती है 22 किलोमीटर यमुना, और सबसे लंबी जो नदी है या सबसे लंबा सफर तय करती है सतलुज, 320 किलोमीटर। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी हुई सतलुज और सबसे छोटी नदी हुई यमुना। अच्छा, इसके किनारे बसे शहर जो इस नदी के बैंक में बसे हुए हैं, आपकी सिटीज है वो कौन से? देखो यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा पांवटा साहिब। ये काफी कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ ये जो यमुना नदी का है, ठीक है। यमुना नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा पांवटा साहिब, है ना, जो रेणुका शहर है। मैक्सिमम बच्चे जो क्वेश्चन में जो सिरमौर के नहीं रहने वाले वो भी इसको ही लगाएंगे, लेकिन जो रेणुका शहर है वो आपको गिरी नदी के किनारे देखने को मिलेगा, गिरी नदी। और जो नाहन है वो आपको बाटा नदी के किनारे देखने को मिलेगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, ये यमुना नदी के किनारे सिर्फ आपको पांवटा साहिब जो सिटी है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रवेश स्थान की डिस्कशन करते हैं। हिमाचल प्रदेश या सिरमौर में ये कहां पर, देखो उत्तराखंड से ये निकली, अब हिमाचल प्रदेश में कहां पर एंटर करेगी? ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कहां पर? खद्दर मांजरी, खद्दर मांजरी, खद्दर मांजरी। और हिमाचल प्रदेश में अब सिरमौर में एंटर कर गई खद्दर मांजरी। अब 22 किलोमीटर का ये सफर तय करने के बाद, ठीक है, ताजेवाला एक जगह है हरियाणा में, वहां पर ये इस जगह से हरियाणा में चली जाएगी, इस जगह से ये हरियाणा में एंटर कर जाएगी। इस जगह पर आपको एक बांध देखने को मिलेगा, ताजेवाला बांध, जिसका नाम आपको ताजेवाला हेडवर्क्स रखा गया है, हेडवर्क्स। ये पूरी दिल्ली के लिए पानी का सोर्स है, ताजेवाला हेडवर्क्स। ये दिल्ली के लिए पानी का एक सोर्स है, काफी महत्वपूर्ण सोर्स रहता है ये दिल्ली के लिए। तो रिमेंबर दिस थिंग। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको भी डिस्कस कर लेंगे। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है? सबसे छोटी नदी, ये मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। ये एक पूर्वोत्तम नदी है, क्योंकि बाकी जो 4 है वो पश्चिम की तरफ बहेंगी, अरब सागर के लिए रवाना होंगी, लेकिन ये पूर्व की तरफ जाएगी और भाग रहेगी गंगा जल तंत्र का, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये जाएगी। इस नदी का संबंध भगवान सूर्य से रहा है पौराणिक काल में। तो ये फैक्ट काफी बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी का संबंध जो है वो पुराणों में भगवान सूर्य से रहा है, तो यमुना,
यमुना। और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, ये फैक्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हाई लेवल के एग्जाम में उनसे भी क्वेश्चन बने गए हैं, पूछे गए जा चुके हैं, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। देखो गिरि नदी, गिरि नदी यमुना की सहायक है। गिरि नदी जो है वो निकलती है कपूर या कुपुड़ चोटी जो है जोबल में, शिमला में पड़ता है जोबल, वहां से निकलती है गिरि नदी। गिरि नदी के किनारे है रेणुका शहर। और गिरि नदी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और जो असनी जो खड्ड है, असनी खड्ड जो शिमला से निकलती है, वो बेसिकली इसी की सहायक नदी है। ठीक है, इसी की सहायक नदी है। अच्छा, गिरि नदी सिरमौर को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिस तरह से सतलुज और सवा नदी भी यही काम करती है। सतलुज नदी बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको 2 बराबर भागों में बांटती है, और सवा नदी ये डिस्ट्रिक्ट ऊना को 2 बराबर भागों में बांटती है। इनफैक्ट सवा नदी ऊना में काफी ज्यादा नुकसान करती है, इसलिए वहां के लोकल पीपलों के द्वारा इसको दुख की नदी, सोरो ऑफ रिवर का जो टाइटल है वो दिया जाता है। ठीक है, गिरि नदी को डिस्कस कर लिया हमने। टॉन्स, टॉन्स, टॉन्स नदी, देखो ये रहा मैप, ये है गिरि नदी। गिरि नदी निकली कपूर पीक से, कहां पर है, जोबल में, यहां से निकली गिरि नदी। और ये देखो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगी। ठीक है, असनी खड्ड इसकी सहायक नदी है, आगे जाकर जलाल नदी भी गिरि में मर्ज होती है। ठीक है, और चक्राता के पास ये आपकी यमुना नदी में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी जो है रूपिन और सुपिन 2 हिमखंड हैं, उनके पिघलने से ये बनती है ना। ये रही आपकी टॉन्स नदी, ये है टॉन्स नदी। रूपिन और सुपिन ये 2 ग्लेशियर पिघलते हैं, तो उनके पिघलने से बनती है टॉन्स नदी। और कालसी के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना में कहां पर मिलती है, ये कालसी, सिरमौर में। और टॉन्स नदी के बारे में मैंने आपको फैक्ट पहले ही बताया, ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। ठीक है, कुछ और नदियां हैं। पब्बर नदी, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्क्राइब किया यहां पर। शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांशल। चांशल चोटी में आपको देखने को मिलेगी एक झील, चंद्रनाहन, वहां से इस नदी का उद्गम होता है, पब्बर नदी का। ठीक है, तो पब्बर नदी कहां से निकली, चंद्रनाहन झील से। ठीक है, और चक्राता एक जगह है, वहां पर ये मिल जाती है आपकी यमुना में। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि तांगुन रोमाई जलधारा ये किसकी सहायक है, तो पब्बर की। तांगुन रोमाई जलधारा जो है वो पब्बर की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस फैक्ट को यहां पर ऐड कर लिया है। ठीक है, दूसरी एक और नदी है आंध्रा। आंध्रा, आंध्रा किसकी सहायक नदी है, आंध्रा इनफैक्ट पब्बर की ही सहायक नदी है, और इसका उद्गम होता है चिड़गांव से। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, चिड़गांव शिमला में एक गांव है, उसका नाम है चिड़गांव। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1997 में जब बाढ़ आई थी आंध्रा नदी में, तो कौन सा गांव रह गया था, तो चिड़गांव, क्योंकि ये आंध्रा नदी चिड़गांव से निकलती है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट नदी है घाघर नदी। घाघर नदी, ठीक है, ये निकलती है लवासा। लवासा आप जाओगे सबसे पहले पछाद जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एक स्थान है लवासा, वहां पर एक धार है धारटी घाट, वहां से ये वाली नदी निकलती है घग्गर नदी, और ये सहायक इसकी है यमुना की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो पूछे गए, तो इनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे हम। तो इनको डिस्कस कर लिया है, तो लेटर क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम अब लास्ट में, जो यमुना नदी से जुड़े हैं और पूछे जा चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो मैंने आपको अभी बताया टॉन्स। तो देखो ये ट्रिब्यूटरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ लिया, टॉन्स। चिड़गांव शिमला जो एक में गांव है, किस नदी के किनारे है, तो आंध्रा। इनफैक्ट आंध्रा नदी से ही उद्गम होता है, चिड़गांव से ही उद्गम होता है आंध्रा नदी का। शिमला जिले के पास चिड़गांव है,
एक गांव है चिड़गांव, वो वर्ष 1997 में किस नदी में बह गया था? तो आंध्रा। कब बह गया था? वर्ष 1997। तो ये क्वेश्चन तो हाई लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सतलुज, रावी, यमुना या ब्यास में से कौन सी नदी सिरमौर में नहीं बहती है, सिरमौर में बहती है? देखो, सतलुज नहीं जाती सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश की एकमात्र जो मेजर रिवर है वो बहती है, वो है यमुना। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। पाउंटा साहिब किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना, है ना, पाउंटा साहिब। और रेणुका गिरी नदी के किनारे, और नाहन बाटा नदी के किनारे। सो ये थी इस क्वेश्चन की एनालिसिस। ये इसका कुछ मैप है। देखो, ये बाउंड्री बना रही है टॉन्स रिवर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य। गिरी नदी सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना। पब्बर नदी चांशल पीक नाहन से निकल रही है और आपके चक्राता के पास ये मर्ज हो जा रही है आपकी टॉन्स में, और ताजेवाला नामक स्थान पर ये छोड़ जा रही है हिमाचल प्रदेश को और हरियाणा में एंटर कर जा रही है। और नाहन जो शहर है वो आपका बाटा नदी का उद्गम स्थान है और इसी के किनारे स्थित है आपका नाहन शहर। तो ये खद्दर मांजरी में ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ यमुनोत्री स्थान उत्तराखंड से ये इसका उद्गम हुआ कालिंद पर्वत से। तो ये कुछ फैक्ट थे, इनको आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, द लेडी ऑफ केलोंग है एक स्थानीय हस्तकला, लोक नृत्य, पर्वत शिखर या हिमनद? तो द लेडी ऑफ केलोंग, केलोंग का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन द लेडी ऑफ केलोंग के बारे में मान लो आपको नहीं अंदाजा है, लेकिन केलोंग तो हेडक्वार्टर है किसका? लाहौल स्पीति का। हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर स्थित अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है तो वो है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर, विच इज केलोंग, है ना। तो द लेडी ऑफ केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित एक शिगड़ी है। यहाँ के जो लाहौली वासी होती हैं वो शिगड़ी कहते हैं, लेकिन अगर आप शिगड़ी को बेसिकली मतलब होता है हिमनद या ग्लेशियर, लेकिन उनकी लोकल भाषा में वो जो है वो इसको हिमनद या ग्लेशियर ना कह के शिगड़ी कहते हैं। तो ऑप्शन डी, डी। तो द लेडी ऑफ केलोंग क्या है? एक हिमनद है, हिमनद। ठीक है। अच्छा, लेडी ऑफ केलोंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक हिमनद है, आपको पहले बताया, और वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको शिगड़ी कहते हैं, शिगड़ी, है ना, हिमनद नहीं कहते, शिगड़ी वर्ड यूज करते हैं वो, शिगड़ी। और शिगड़ी का रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ग्लेशियर्स को, है ना। 6061 मीटर की इसका अल्टीट्यूड है और आप इसको केलोंग से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। ब्रिटिश काल के ब्रिटिश जो शासन था उस दौरान एक महिला यहाँ पर आई थी, लेडी एलिशनाडे, है ना। 1900 से आप 1947 के बीच के दौरान का समय के बीच में, है ना। तो आज से तकरीबन 100 वर्ष पहले ही इसका नामकरण जो है वो इन्होंने किया था। इन्होंने इसका नाम रखा था लेडी ऑफ केलोंग। और उनका ये नामकरण क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि जब बर्फ पिघलती है ना तो इसकी आकृति एक ऐसी महिला के समान लगती है जैसे मानो उस महिला ने कुछ पीठ पर उठाया हुआ, है ना, बोझा लिया हुआ, उस महिला के समान दिखती है इसकी आकृति। इसलिए इन्होंने इसका नामकरण रख दिया लेडी ऑफ केलोंग, है ना। लेडी की तरह ये दिखती है, केलोंग में ये लोकेटेड है, तो नाम रख दिया लेडी ऑफ केलोंग। ठीक, ये रही उसकी इमेज, ये है लेडी ऑफ केलोंग। ये रहा विलेज केलोंग और ये रहा आपका द लेडी ऑफ केलोंग। जो ग्लेशियर है वो, ग्लेशियर बेसिकली बर्फ की चट्टाने को कहा जाता है, जो बर्फ की चट्टाने जम जाती है उनको कहा जाता है ग्लेशियर। ठीक है। ये कुछ एलिशनाडे, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम जो कई बार पूछा जाता है तो ये नाम रहा। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी इसका आपको यही नाम देखने को मिलेगा, द लेडी ऑफ केलोंग। फिगर ऑफ वुमेन लगती है, वॉकिंग विद द लॉर्ड ऑन हर बैक, तो इसी कारण इसका जो नाम है वो लेडी ऑफ केलोंग रखा था। किसने? लेडी एलिशनाडे ने। देखो, जब आप लाहौल स्पीति में जाओगे ना, लाहौल स्पीति में आपको ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, तो इनको डिस्कस कर ही लेते हैं। लाहौल स्पीति में हम जब जाएंगे तो हमें 3 वैलीज देखने को मिलेगी, एक है चंद्रा घाटी, एक है भागा घाटी और तीसरी है पत्तन घाटी। चंद्रा घाटी में आपको जो ग्लेशियर देखने को मिलेंगे वो बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है ना, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 25 किलोमीटर की लंबाई है। इसके अलावा गेफांग, चंद्रा, क्वेल्टी, पाचा, ये सारे के सारे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे चंद्रा वैली में। भागा घाटी में जाएंगे तो भागा, लेडी ऑफ केलोंग, ये आपको भागा घाटी में देखने को मिलेगा। मुकिला,
है ना। ये 3 इंपॉर्टेंट है। और जब आप पत्तन घाटी में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा सोना पानी, पेराद, मेयार और नीलकंठ। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है 25 किलोमीटर लंबा है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है और हिमालय का भी दूसरा सबसे बड़ा है। फर्स्ट पे आता है हिमाद्री 30 किलोमीटर लंबाई और सेकंड पे आता है हिमाचल वाला बड़ा शिगड़ी। तो इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे, इनके नाम आपको याद रखने हैं और किस वैली में ये लोकेटेड है ये खासकर याद रखना। अगर आप हाई लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इनको ये भी याद रखना है ये किस वैली में लोकेटेड है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो वैली से पूछे जाते हैं कि आपको लेडी ऑफ केलोंग जो है वो किस घाटी में देखने को मिलेगा, तो भागा घाटी, है ना, इस तरीके से। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाचा और कुल्टी ग्लेशियर हैं। पाचा और कुल्टी तो मैंने आपको अभी बताया लाहौल स्पीति, ये रहा पाचा और ये रहा कुल्टी। ये कहां पर है और कहां पर है, चंद्रा घाटी में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कौन से हिमनद जो है वो चंद्रा घाटी में है, पाचा, कुल्टी या शिफ्टिंग। तो पाचा और कुल्टी जो चंद्रा घाटी में है, तो शिफ्टिंग हो या ना हो ये सभी, क्योंकि 2 मिल गए तो ऑप्शन में ये सभी ऑल द अबव जो है वो करेक्ट आंसर रहेंगे। बड़ा शिगड़ी, म्यार, गौरा और मुखिला में से कौन सा हिमनद चंद्रा घाटी में है। तो चंद्रा घाटी में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी तो वाकियों का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बड़ा शिगड़ी तो चंद्रा घाटी में ही है, तो ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर युक्त कितनी झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियरों से काफी ज्यादा झीलें बनी हुई हैं। तो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था तो 249 है ना, 249 जो झीलें हैं वो ग्लेशियर युक्त जो निर्मित हैं। और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी, इनफैक्ट विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है आफ्टर हिमाद्री। 25 किलोमीटर की इसकी जो है वो लेंथ है। मूव करेंगे 6th क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सैचुतवान नाला वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, शरण स्थल है, ठीक है, सैचुतवान नाला। मान लो आपको नहीं याद है और एक चीज अगर आपने रिलेट कर ली कि सैचुतवान जो नाला है, जो खड्ड है, वो सहायक है चिनाब नदी का। और कहां पर, पांगी। पांगी में आपको देखने को मिलता है सैचुतवान नाला, चिनाब नदी का सहायक नदी है। तो सैचुतवान नाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां पर हुई फिर, पांगी तो आपका चंबा में, तो ऑप्शन डी। चीजों को रिलेट करके करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर जरूरी नहीं है कि आपने हर चीज जो है वो याद रखी हो, कई बार आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी पड़ती है, ठीक है। देखो और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 103 वर्ग किलोमीटर, 103 वर्ग किलोमीटर। ये जो सैचुतवान नाला है इसके आसपास का जो क्षेत्र है वही तो वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। 103 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है और पांगी में लोकेटेड है, ऑप्शन डी। 1962 में ये जो बना था सैचुतवान नाला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको कुल 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं, 31, जिनकी स्थापना हुई है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था, 1972। उसी के तहत जो है वो 31 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश की गई हैं। उसमें से चंबा में आपको 6 देखने को मिलती हैं, 6 नहीं 5 देखने को मिलती है, मेनली 5, और ये रही उनके नाम। एक है गांगुल, गमगुल या कई बार इसको गांगुल भी कहते हैं, स्यालवेही सेंचुरी जो है, गांगुल या गमगुल स्यालवेही सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको यहां पर देखने को मिलती है। कुगती चंबा में एक और, देखो 5 है, गमगुल, कुगती, सैचुतवान नाला, तुंडा और कालाटोप खजियार में है। तो ये 5 आपको देखने को मिलेंगी चंबा में। कौन कौन सी, गमगुल, कुगती, सैचुतवान, तुंडा और कालाटोप, ठीक है। ये 5 जो है वो आपको चंबा में देखने को मिलेंगी। किन्नौर में हमने देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 किन्नौर वाली डिस्कस करवाई थी, एक लाहौल स्पीति वाली डिस्कस करवाई थी और 4 सोलन वाली। किन्नौर में आपको देखने को मिलती है 3, कौन कौन सी, रकदम छितकुल और दूसरी आपका रकदम छितकुल, लिप्पासरंग और एक और है, तीसरी का नाम याद नहीं आ रहा है, लिप्पासरंग, रकदम छितकुल और एक और है, फिलहाल के लिए याद नहीं आ रही है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट थी। लाहौल स्पीति में तो एक ही है किब्बर, और किब्बर जिसका क्षेत्रफल है 2200 वर्ग किलोमीटर।
इस क्षेत्रफल के साथ ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो जल विद्युत हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। और शिली आपको देखने को मिलती है सोलन में कुल आपको 4 देखने को मिलेंगी। तो उसमें जो 2 वर्ग किलोमीटर का एरिया शिली का, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिली में 4 कौन सी है? शिली, मजाठल या जिसको मजाथल भी कहते हैं, दाड़ला घाट, चायल, ये और शिली 4 देखने को मिलेंगी। सोल, किब्बर, लाहौल स्पीति में 1 और 3 है किन्नौर में, रूपी भाभा, लिप्पा असरंग और रकदम चितकुल। ये अब नाम याद आ गए मेरे को। तो ये थे 3 किन्नौर में, ये डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मेरे को रिमेंबर है। और आज 5 चंबा की डिस्कस कर ली। कौन? गांगुल या गमगुल, स्यालवेही, कालाटोप, कुगती, सैचुतवान और तुंडा। ये 5 आपको देखने को मिलेंगी चंबा में। तो इनके नाम तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आप अगर आप लगातार इन वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो, ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य अभी डिस्कस किया, शिली। कहां पर है? सोलन में। और सोलन में कितने? कुल 4, 2 वर्ग किलोमीटर। कालाटोप खजियार में है, तो खजियार कहां पर है? चंबा में। कुगती ये भी चंबा में। तालरा, कई बार इसको तालरा और कई बार टालरा कह जाते हैं ना, तालरा या टालरा। ये जो शरण स्थल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस तहसील में? जुब्बल। देखो हायर लेवल एग्जाम में आपको कभी वो डिस्ट्रिक्ट पूछे, ऐसे बहुत कम चांस है। वो आपको पर्टिकुलरली पूछता है कि आप कितना जो है वो जानते हैं। तो ये वाला जो है वो शिमला में है। तो शिमला में आपको देखो दरंग घाटी, शिमला वाटर कैटेचमेंट, ये 3 देखने को मिलते हैं शिमला में। एक आगे आपका टालरा, दरंग घाटी और शिमला वाटर कैटेचमेंट, ठीक है। 7th क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्नमस्तिका, गॉडेस चिन्नमस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो ज्वालामुखी, बगुलामुखी, चिंतपूर्णी या ब्रजेश्वरी, ये इसके ऑप्शन थे। देखो भगवती चिन्नमस्तिका, उनके लिए जो हिमाचल प्रदेश का मंदिर प्रसिद्ध है वो है चिंतपूर्णी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट ऊना है उसमें आपको मुख्य रूप से 4 मंदिर देखने को मिलेंगे। 4, ठीक है। 4 या 4 से ज़्यादा हैं भी हैं मेरे ख्याल से, ये तो 4 से ज़्यादा ही हैं। एक है चिंतपूर्णी मंदिर, काफ़ी फेमस है। एक है बाबा भड़वाग सिंह का डेरा, ये उनका डेरा बेसिकली आश्रम को कहते हैं। तो ये जो डेरा है वो पर्टिकुलर स्थान पर है, मेडी। और यहाँ पर जून में मेला भी लगता है, बाबा भड़वाग सिंह मेला। तो कहाँ पर लगता है? ऊना में। कहाँ पर? मेडी में। कब? जून में, ठीक है। एक देखने को मिलेगी आपको शिवबाड़ी, शिवबाड़ी में जो आपको देखने को मिलेगी गगरेट, ऊना में। मान्यता है यहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे और उनके जो शिष्य थे वो यहाँ पर धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे। एक है बाबा रुद्रानंद का आश्रम, ये नारी ऊना में है। डेरा बाबा जोगी पंगा, ये बौलगाम ऊना में है। और बाबा नांगा, इनका समाधि स्थल है संतोषगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट ऊना, ठीक है। तो जो बाबा वगैरह हुए हैं ये सारे के सारे ऊना से ही संबंधित हैं। तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है बाबा भड़वाग सिंह से रिलेटेड आपको याद रखना है। देखो चिंतपूर्णी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर का जो निर्माण है वो 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान जो है वो करवाया गया था। और मान्यता है यहाँ पर जो देवी सती थी उनके यहाँ पर जो है वो चरण गिरे थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो चिंतपूर्णी पड़ा। और ये जो मंदिर है वो जो भगवती है चिन्नमस्तिका, उनके लिए प्रसिद्ध है। वर्ष में 3 बार यहाँ पर मेले लगते हैं मुख्य रूप से। 2 बार लगते हैं नवरात्रों के दौरान और 1 बार लगते हैं श्रवण अष्टमी के दिन, श्रवण अष्टमी के दिन। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखेंगे। ये रही उसकी इमेज, ये है चिंतपूर्णी मंदिर की एक इमेज। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। जो चिंतपूर्णी मंदिर है वो एक भारत का एक मुख्य जो शक्तिपीठ है उनमें से एक है, ठीक है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और इसको ये चिन्नमस्तिका जो देवी है, गॉडेस है, उनके लिए समर्पित है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सो आप डिस्कस इनको खुद रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबा
बाबा रुद्र और जोगी पंगा डेरा, ये किस जिले में है? तो मैंने आपको भी बताया, जो बाबा वगैरह के जितने भी आश्रम स्थल हैं वो आपको ऊना में ही देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऊना। ठीक है। चिंतपूर्णी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जिला ऊना। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। और कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का संबंध ऊना के किस स्थान से रहा है? तो गगरेट। गगरेट युद्धाभ्यास करते थे धनुर्विद्या का यहाँ पर। शिवबाड़ी भी है यहाँ पर। ठीक है। और चिंतपूर्णी ऊना, ये एचएस में पूछा गया था। चिंतपूर्णी मंदिर जो ऊना में है, यहाँ पर वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। 3 बार जो है वो बड़े मेले लगते हैं। ठीक है। 2 तो नवरात्रों में लगते हैं, तीसरा कब लगता है? तो श्रावण अष्टमी, श्रावण अष्टमी के दिन लगता है तीसरा मेला। ठीक। मूव करेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन पूछा गया था, लाहौल घाटी में किस महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है? घंटाल पर्व ये मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करते हैं लाहौल के लांबा लोग। देखो, लाहौल घाटी में हम जाएंगे तो आपको 5 मठ देखने को मिलेंगे। एक है गुरु घंटाल मठ, गुरु घंटाल मठ जिसकी इमेज ये रही, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री की इमेज ये है, जिसको कि गोंदला मोनेस्ट्री, गोंदला मठ भी कहा जाता है, गोंदला। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना। गुरु घंटाल मठ जिसको हम गोंदला मठ भी कहते हैं। एक देखने को मिलेगा गैमूर, गैमूर। एक है शांशुर, पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम हुआ 2 दिन पहले, उसमें ये पूछा गया था शांशुर। और करदांग और तायुल, ये मठ देखने को मिलेंगे आपको जो लाहौल घाटी है उसमें। ठीक है। गुरु घंटाल जो मठ है जिसको हम गोंदला भी कहते हैं, वो लाहौल घाटी का सबसे बड़ा मठ है, लाहौल घाटी का। ठीक है। और जहां पर चंद्रा और भागा नदियों का मिलन होता है तांडी में, वहां पर एक गांव है तपुचलिंग, तपुचलिंग। उस गांव में देखने को मिलेगा आपको गुरु घंटाल मठ। 8वीं शताब्दी में यह बनाया गया था, गुरु पद्म संभव जी के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जून में यहाँ पर क्या होता है? घंटाल पर्व भी बनाया जाता है। तो एक बार फिर से इसकी इमेज ये है, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? गोंदला मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तपुचलिंग मोनेस्ट्री भी इसको कहते हैं क्योंकि ये तपुचलिंग विलेज में है, तपुचलिंग। ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। स्पीति घाटी, देखो लाहौल में 5, स्पीति में आपको देखने को मिलेंगे 3। एक है ताबो जिसको कि हिमालय का अजंता भी कहा जाता है, एक है धनकड़ और एक है की। ठीक है। ये मठ देखने को मिलेंगे। अब त्योहारों की बात करें तो लाहौल घाटी के त्योहार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक है हल्दा उत्सव, एक है लौसर, एक है गोची, गोटसी जिसको कहते हैं, और एक है घंटाल। ये 4 उत्सव हमने डिस्कस करेंगे आज। देखो, लाहौल जो स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको यहाँ पर 2 धर्म देखने को मिलेंगे, एक हिंदू धर्म को मानने वाले, एक बौद्ध धर्म को मानने वाले। तो हिंदू धर्म वाले जो अनुयायी हैं, ये जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो जब न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट, न्यू ईयर का जो मनाते हैं, न्यू ईयर के रूप में जो सेलिब्रेशन या उत्सव मनाते हैं उसको कहते हैं हल्दा उत्सव, हल्दा। ठीक है। कब? दिसंबर और जनवरी, बेसिकली माघ, माघ महीने, देसी महीने के अनुसार बात करें तो माघ। ठीक है। और इसको लाहौल के लोग दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको लाहौली दिवाली कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है। लाहौल की दिवाली है ये हल्दा उत्सव। ठीक है। और माघ के महीने में ये मनाई जाती है। माघ जो है वो बेसिकली 15 दिसंबर और 15 जनवरी वाला जो महीना होता है उसको माघ कहते हैं। ठीक है। तो ये हिंदू धर्म ने मना लिया अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ठीक है। अब बचे वहां के जो लांबा समुदाय हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जब वो नववर्ष का त्योहार मनाते हैं वो हल्दा नहीं मनाते, वो नववर्ष के रूप में लोसर को मनाते हैं, लोसर, लोसर। ठीक है। फरवरी के अंतिम सप्ताह में इसको मनाते हैं, फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है उस समय के दौरान इसको मनाया जाता है। और एक और उत्सव है गोची जिसको हम गोटसी उत्सव भी कहते हैं। तो जब लाहौल घाटी में जो पिछले वर्ष जिनके भी घर पुत्र का जन्म हुआ होता है ना, उनके घर ये उत्सव मनाया जाता है फरवरी में, फरवरी में। ठीक है। और एक को डिस्कस किया आज हमने, घंटाल उत्सव। ये कब मनाया जाता है? जून में, जून में। ठीक है, जून में। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में विक्रम संवत के अनुसार, मतलब देसी महीनों के अनुसार, दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? तो लाहौल के लोग जो है वो दिवाली की तरह सेलिब्रेट करते हैं हल्दा उत्सव को। ठीक है। कब मनाते हैं? जनवरी दिसंबर में, बेसिकली नव वर्ष के आगमन पर। ठीक है। हल्दा उत्सव को दिवाली की तरह बनाते हैं। तो देसी महीने के अनुसार वो महीना होगा माघ।
माघ, ठीक है, माघ। केलांग व इसके आसपास के क्षेत्रों में लड़के के जन्म पर जनवरी व फरवरी माह में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने आपको अभी बताया, गोची उत्सव या गोटसी उत्सव, ठीक। और नव वर्ष का त्योहार है लोसर, ये कहाँ मनाया जाता है? तो नव वर्ष का त्योहार है लोसर, लांबा समुदाय के लोग इसको मनाते हैं, कहाँ पर? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। सो ये थी 8th क्वेश्चन की एनालिसिस। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी जो बॉडी है, या नन ऑफ दीज? तो देखो, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसको गठित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, मतलब इसके गठन का प्रावधान संविधान में है। दिस इम्प्लाइज दैट जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। ये कब बनी थी? ये 8 अप्रैल 1971 के दिन, ठीक। इसका गठन हुआ था 8 अप्रैल 1971 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और सर्वाधिक समय जो है वो इन्हीं ने अध्यक्ष के रूप में बिताया है, लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। इसका पता है निगम विहार शिमला। आजकल एड्रेस काफी पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, निगम विहार शिमला, ठीक है। और इसकी जो संवैधानिक निकाय की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो थी कुमारी बिमला भगत, कुमारी बिमला भगत। और एकमात्र हैं, अभी तक यही रही हैं, और सबसे न्यूनतम समय तक रही वो भी यही है, कुमारी बिमला भगत। और वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, धर्मवीर सिंह राणा। ये रही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की एक इमेज। इस तरीके का एंट्रेंस गेट है, ये बिल्डिंग है, ये इसका जो अंदर प्रवेश द्वार कहेंगे इसको हम, ये उसका गेटवे। और ये है मेजर जनरल धर्मवीर सिंह राणा, डीवीएस राणा। ये वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा मिलता 25 जनवरी 1971 और 8 अप्रैल 1971 को एस्टैब्लिश कर दिया जाता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, संवैधानिक निकाय है। एड्रेस जो है वो है सर्कुलर रोड, निगम विहार, छोटा शिमला, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आजकल एड्रेस से जुड़े हुए क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, इसके बारे में कुछ फैक्ट रह गए हैं। वर्तमान में आपको इसमें एक अध्यक्ष और 4 इसके मेंबर हैं, तो कुल 5 सदस्य हैं इसमें, जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। और ये जो है बेसिकली क्लास 1, 2 या 3 के जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनकी परीक्षाएं, एग्जामिनेशन या उनकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इसी के द्वारा की जाती है, इसी बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो रिलेटेड क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच, डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 8 अप्रैल 1971। और हिमाचल प्रदेश के लिए IS कैडर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जो कैडर नियुक्त किया का दर्जा मिला था। देखो, जब यूटी बना था 56 से 57, तब इसको IS कैडर का दर्जा मिल गया था, लेकिन ज्वाइंटली मिला था दिल्ली के साथ। लेकिन इंडिपेंडेंटली 8 जून 1971 को इंडिपेंडेंट रूप से हिमाचल प्रदेश को अलग से जो IS कैडर का जो दर्जा था वो मिल गया था। 1956 में मिला दिल्ली के साथ ज्वाइंटली रूप से, ठीक है, लेकिन 8 जून 1971 को अलग से मिल गया। तो ये वाला पूछा गया था कि अलग जो स्वतंत्र रूप से कब मिला, तो 8 जून 1971। तो ये थे 9 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखेंगे, लेकिन सबसे पहले इन क्वेश्चन को रिकैप कर लेते हैं एक बार, जो हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, हिमाचल प्रदेश का जो सर्वोच्च शिखर है शिला 7026 मीटर, वो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, किन्नौर, तो ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार दर्रा आपको
कांगड़ा में देखने को मिलेगा। कांगड़ा को भरमौर के साथ ये कनेक्ट करता है, तो कांगड़ा धौलाधार पर्वत श्रृंखला में, इसलिए इंद्रहार दर्रा भी धौलाधार पर्वत श्रृंखला में ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कांगड़ा का प्राचीन कालीन नाम। तो कांगड़ा जो रियासत थी उसका प्राचीन कालीन नाम था त्रिघ्रत, और कांगड़ा जो किला वाला एरिया था उसका प्राचीन नाम था नगरकोट। 4th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि टॉन्स हिमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो उत्तराखंड में तो एकमात्र नदी बहती है यमुना, तो टॉन्स किसकी सहायक नदी है? यमुना की। 5th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लेडी ऑफ केलोंग। लेडी ऑफ केलोंग हिमाचल प्रदेश का एक काफी लोकप्रिय हिमनद है, शिगड़ी है, और डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। तो लेडी ऑफ केलोंग देखने को मिलेगा हमें एक हिमनद लेडी एलिश नडी के द्वारा इसका जो है वो नामकरण किया गया है। 6th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सेचुतुआन नाला। सेचुतुआन नाला जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें देखने को मिलती है चंबा में। इनफैक्ट चंबा में 5 है, एक है गमकुल या गांगुल, कुगती, सेचुतुआन नाला, तुंडा और काला टोप। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर भगवती चिन्नमस्तिका के लिए प्रसिद्ध है? तो चिंतपूर्णी मंदिर। चिंतपूर्णी, भगवती चिन्नमस्तिका के लिए प्रसिद्ध है चिंतपूर्णी मंदिर। 8th क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था घंटाल उत्सव मनाया जाता है जून में। कहां पर? तिपचुलिंग गांव, जहां पर गुरु घंटाल जो या फिर गोंदला मठ है, वहां पर इसको जून माह में सेलिब्रेट किया जाता है घंटाल पर्व को। और 9th और लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत इसका जो है वो गठन किया गया है। संवैधानिक निकाय है एक। कब किया गया? 8 अप्रैल 1971। सो नाउ गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉयड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।